जी अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससीओलॉजी। आज हमने सेक्शन 50 स्टार्ट करना है। सेक्शन 50 है पावर ऑफ लिक्विडेटर। देखें जी, लिक्विडेटर एक वो पर्सन होता है जो कि सोसाइटी को वाइंड अप करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। देखें अंडर सेक्शन 47 लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। ये 47 है वाइंडिंग अप। तो जिसने अभी अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो उस लेक्चर को देख सकता है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। सो शॉर्टली और ब्रीफली अगर आपको बता दूं कि 47 में वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स होती हैं कि सोसाइटी को कैसे वाइंड अप किया जाता है, कैसे ख़त्म किया जाता है। तो उसमें एक वाइंडिंग अप का एक पूरा प्रोसीजर है, एक लीगल प्रोसीजर है जिसमें एक मे अपॉइंट अ लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। नेक्स्ट देखें जी, पावर ऑफ लिक्विडेटर। क्या पावर्स हैं? Liquidator settles a debt fully for one or more classes of the creditor if possible. So जिस पर्सन ने कोई क्रेडिट किया हुआ है तो उसके जो डेट्स हैं उनको सबसे पहले सेटल करना है, नंबर 1। नंबर 2 है जी, किसी भी किस्म की क्लेम को निगोशिएट करना, सेटलमेंट करना, जैसे क्लेम्स टू बी अ क्रेडिटर नाउ और इन द फ्यूचर। अगर कोई भी पर्सन ये कहता है कि आई एम द क्रेडिटर, अभी कहता है या इन फ्यूचर कहता है, उस चीज़ को एड्रेस करना। सेज द सोसाइटी ओज देम मनी, और ये कहता है कि सोसाइटी जो सी है वो ओ करती है मनी टू देम, क्रेडिटर को मनी ओ करती है, तो वो ये बताएगा कि कितनी अमाउंट है और कैसे उसको पे करना है, नंबर 2। नंबर 3 जी, ये देखना है कि to resolve the debts and legal responsibilities even potential or disputed one। so किसी भी किस्म का कोई डेट है या कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक सोसाइटी एक लीगल एंटिटी होती है, तो उसको अगर आपने ख़त्म करना है तो कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है या कोई डेट वगैरह मौजूद है, उस चीज़ को एड्रेस करना। आगे मेकिंग अरेंजमेंट्स और एग्रीमेंट्स विद मेंबर्स, एक्स मेंबर्स, जो करंट मेंबर्स हैं, जो एक्स मेंबर्स हैं, और अदर्स हु ओ और मे ओ समथिंग टू द सोसाइटी। सो उन लोगों के साथ भी एग्रीमेंट करना, निगोशिएट करना है कि जो करंट मेंबर्स हैं, पास मेंबर्स हैं, अगर उनकी कोई भी अमाउंट रहती है। नेक्स्ट है जी, एक्सेप्ट सिक्योरिटी कोलेक्ट्रल फॉर रीपेमेंट एंड इशू फाइनल डिस्चार्ज लेटर्स। सो एक सिक्योरिटी को भी एक्सेप्ट करता है फॉर रीपेमेंट, कोई अमाउंट को रीपे करने के लिए पहले एक सिक्योरिटी को भी वो ली जाती है, ताकि अगर कोई भी पोटेंशियल अमाउंट रहती हो तो उसमें से डिडक्ट कर ली जाए। देखें, टू कंप्रोमाइज ऑल द कॉल्स, कॉल से क्या मुराद है? रिक्वेस्ट मेड टू मेंबर्स टू पे रिमेनिंग अनपेड अमाउंट ऑन देयर शेयर्स। तो किसी भी पर्सन की कोई अनपेड अमाउंट्स मौजूद हैं या कोई शेयर्स के ऊपर कोई चीज़ मौजूद है तो उसको कॉल करना, उसको कहते हैं ऑल कॉल्स। नेक्स्ट है लायबिलिटीज टू कॉल्स एंड डेट्स। देखें, लायबिलिटीज टू कॉल एंड डेट्स से मुराद है पोटेंशियल फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। किसी भी पर्सन की फ्यूचर ऑब्लिगेशंस क्या हो सकती हैं और उनको ये कहा जाता है कि वो उनको पे कर दे। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज डैट कि हमने ये देखना है सर्टन और कंटिजेंट चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें तो आपके पास सर्टन होंगी कि ये तो चीज़ें पे करनी ही है, चाहे सोसाइटी ने मेंबर्स को पे करनी है या मेंबर ने सोसाइटी को पे करनी है। और कुछ होती हैं कंटिजेंट होती हैं जो कि क्लियरली डिफाइंड नहीं होती हैं और डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर इवेंट्स होती हैं, फ्यूचर इवेंट्स पे डिफाइन होती हैं। नेक्स्ट है जी, किन किन चीज़ों के दरमियान ये सारी की सारी कंप्रोमाइज होंगे? दे मे एग्जिस्ट बिटवीन द सोसाइटी एंड, सोसाइटी के दरमियान हो सकता है, या अ कंट्रीब्यूटरी, अ मेंबर लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। तो एक ऐसा पर्सन जो कि लायबल है टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स वाइंडिंग अप, या उसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट है एन अलेज्ड कंट्रीब्यूटरी, समवन क्लेम टू बी लायबल, या कोई भी पर्सन जो क्लेम करता है कि वह लायबल है तो उसके दरमियान हो सकती है। नेक्स्ट है एनी डेप्टर और पर्सन फियरिंग लायबिलिटी टू द सोसाइटी। तो कोई एक डेप्टर भी हो सकता है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि आपने सारी की सारी कॉल्स को कंप्रोमाइज करना है या निगोशिएट करना है। नेक्स्ट देखें जी, एज मे बी एग्रीड एंड टेक एनी सिक्योरिटी। सो जब भी आपने कोई भी काम करना है तो लिक्विडेटर क्या करेगा? एग्री ऑन सेटलमेंट, जो कि पीछे हम बात कर चुके हैं कि सारी की चीज़ों के ऊपर सेटलमेंट के ऊपर एग्री करेगा। ऑन एनी ऑफ द अबव मैटर्स और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स। तो जो भी काम होगा अबव मैटर्स के कोरस्पॉन्डिंग और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स के ऊपर होगा कि किसने अमाउंट कितनी देनी है और कैसे देनी है। नेक्स्ट है टेक सिक्योरिटी सच एज कोलेटरल टू इंश्योर द पर्सन पेज और सेटल्स द क्लेम। सो शुरू में कोई ना कोई सिक्योरिटी भी ले ली जाती है ताकि वो पर्सन क्या करे, उसको पे करे, और अगर किसी की अमाउंट ज़्यादा बचती है तो उस सिक्योरिटी के अंदर से बाकी डिडक्ट कर लेंगे और बाकी उसको वापस कर देंगे। गिव फुल डिस्चार्ज वंस द मैटर इज सेटल्ड द पर्सन इज फॉर्मली रिलीज फ्रॉम एनी फर्दर लायबिलिटी। जब पूरे का पूरा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा तो उस पर्सन को क्या कर दिया जाएगा? फर्दर लायबिलिटी से रिलीज कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आई होप सो इट इज क्लियर। देखें जी, नेक्स्ट है हु कैन बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट
कौन कौन से लोग रिक्वायर्ड हो सकते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए? एक तो हो गया करंट मेंबर्स, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर दोबारा ये चीज़ें लिखी हुई हैं। पास्ट मेंबर्स हो सकते हैं। स्टेट ऑफ डिजीज्ड मेंबर्स, जो जो पर्सन मर गया है उनकी कोई स्टेट हो सकती है। नॉमिनी, हायर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज मेंबर्स, तो जो भी पर्सन डेथ हो जाती है उसका कोई ना कोई लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी होता है जो कि कंट्रीब्यूट करेगा। एनी ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी, सो सोसाइटी का कोई भी पर्सन है वो भी इसके अंदर शामिल है। देखें, जो जो पर्सन सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट रहे हैं, इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे करंट है चाहे पास्ट मेंबर्स हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई लायबिलिटी भी हो सकती है। और वो लायबिलिटी किस तरह जज होगी? थ्रू दी पावर्स ऑफ लिक्विडेटर, जो कि वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग के अंदर सेक्शन नंबर 47 के कोरस्पॉन्डिंग अपॉइंट होता है। और इसकी पावर्स हैं पावर्स ऑफ लिक्विडेटर अंडर सेक्शन 50। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, टू इंस्टीट्यूट एंड डिफेंड सूट्स, तो कोर्ट के अंदर कोई भी सूट को डिफेंड करना भी किसका काम है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव का काम है, जो कि लिक्विडेटर है। और लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन द बिहाफ ऑफ अ सोसाइटी इन द नेम ऑफ द ऑफिस, तो बिहाफ ऑफ द सोसाइटी वो काम करेगा, इन द नेम ऑफ हिज ऑफिस के तौर पे काम करेगा। टू इशू रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 59 के कोरस्पॉन्डिंग कलेक्टर को लिखा जाता है कि कुछ एरियाज ऑफ द लैंड रेवेन्यू है जो कि अनपेड है। देखिए, टू इशू रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 59 अपॉन द collector for the recovery as areas of the land revenue for of any sum ordered by him to be recovered, तो जो उसने खुद ऑर्डर की है कि वो रिकवर करनी है, उसके लिए वो क्या करेगा? कलेक्टर को एक लेटर लिखेगा अंडर सेक्शन 59। रिकवर्ड फ्रॉम एज ड्यूज फ्रॉम द मेंबर, किससे लेनी है? मेंबर से। और एज कंट्रीब्यूशन टू द एसेट्स ऑफ द सोसाइटी और टू द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, और कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन की भी अमाउंट को वो रिक्वायर कर सकता है। टू गेट डिस्प्यूट रेफर टू द आर्बिट्रेशन, सो लिक्विडेटर क्या कर सकता है? सेक्शन 54 के लिए टू गेट द डिस्प्यूट रेफर टू द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन होता है कि एक लीगल प्रोसीजर है मामलात को सेटल डाउन करने के लिए। नेक्स्ट है जी, to investigate all the claims, examine and verify all the claims made by the creditors and other against the cooperative society, तो जिस भी पर्सन का कोई भी क्लेम होगा, चाहे वो क्रेडिटर है जिसने लोन दिया है या सोसाइटी के अगेंस्ट कोई भी क्लेम है, तो उस क्लेम को आप क्या कर सकते हैं? डिमांड कर सकते हैं या उसको एग्जामिन कर सकते हैं। डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी, अब आपने प्रायोरिटी का क्वेश्चन भी डिसाइड करना है कि रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट और क्वेश्चंस ऑफ द प्रायोरिटी अमंग द क्लेम्स, डिटरमिनिंग विच डेब्ट्स शुड बी पेड फर्स्ट। देखिए, हमने प्रायोरिटी की पहले भी एक क्लेम पढ़ा था कि गवर्नमेंट का जो क्लेम है वो सबसे पहले किया जाएगा, फिर उसके बाद किसी भी सोसाइटी का जो क्लेम है वो एड्रेस किया जाएगा बाय अटैचिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द क्लेम्स एंड एप्लीकेबल लीगल प्रोविजन, जो भी नेचर ऑफ द क्लेम होगा और एप्लीकेबल प्रोविजंस होंगी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है? मैटर ऑफ प्रायोरिटी को डिसाइड करना है। आगे, और जो भी अमाउंट आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है द अवेलेबल एसेट्स प्रोपोर्शनेटली अमंग द क्रेडिटर्स बेस्ड ऑन द अमाउंट और टू ईच। सो जो भी टोटल अमाउंट होगी जब बच जाएगी सारा कुछ करने के बाद, जो लाइबिलिटीज को फिक्स करने के बाद बच जाएगी, वो आपने क्या करना है कि प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे प्रोपोर्शनेटली आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द क्रेडिटर्स अनलेस अ डिफरेंट प्रायोरिटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। अगर कोई और प्रायोरिटी आ गई है तो वो भी लॉ के कोरस्पॉन्डिंग आपने डील करनी है। आगे देखें जी, सरप्लस आ गई है। इट शुड बी यूज्ड टू पे इंटरेस्ट और रिटर्न फॉर एग्जांपल टू द मेंबर्स और द डिपॉजिटर। सो जो सरप्लस होगी उसको टू पे इंटरेस्ट को पे करना है और रिटर्न फॉर एग्जांपल टू द मेंबर्स और द डिपॉजिटर। तो जो मेंबर्स हैं या जो डिपॉजिटर है उनको एज एन इंटरेस्ट भी आप कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, तो इंटरेस्ट आपने किस डेट पे फिक्स करना है, जज करना है? फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। नेक्स्ट जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड बाय द रजिस्ट्रार बट कैन नॉट एक्सीड द रेट स्पेसिफाइड इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर भी स्टार्टिंग में ये लिख दिया जाता है कि कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सो जब भी रजिस्ट्रार के पास क्वेश्चन जाएगा कि कितनी अमाउंट लिखी जाए, तो वो उस अमाउंट से, कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। Next is to determine by what person and in what proportion the cost of liquidation shall be borne. So liquidation की proceedings के अंदर किस person ने कितनी amount को bear करना है ये भी determine करेगा liquidator. To give such direction in regard to the collection and distribution of the assets of the society as may appear to him to be necessary for winding up the affairs of the society. So कोई भी direction दे सकता है for the collection and distribution of assets of the society, क्योंकि ये complete तौर पे society को आपने क्या करना है, वाइंड अप करना है। नेक्स्ट है जी, के
के प्रोविजन है सेट अ स्पेसिफिक टाइम और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स बाय विच क्रेडिटर मस्ट सबमिट प्रूफ ऑफ देयर डेब्ट्स और क्लेम्स अगेंस्ट द सोसाइटी। सो जो लिक्विडेटर है वो एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लेता है जिसके अंदर क्रेडिटर्स ने, जो क्रेडिटर होते हैं, उन्होंने पूरा प्रूफ सबमिट करवाना होता है कि उन्होंने कितना लोन दिया हुआ है। इफ अ क्रेडिटर फेल्स टू प्रूव देयर क्लेम विद इन द सेट time frame, they may be excluded from receiving a share in the distribution of the assets made before their claim is established. So अगर वो नहीं करते तो उनको उस पूरे का पूरे क्लेम से बाहर निकाल दिया जा सकता है। To carry on the business of society as far as may be necessary for the beneficial winding up of the same. So जो भी necessary steps हैं कि सोसाइटी के बिजनेस को कैरी आउट करे, वो सारे के सारे स्टेप्स ले सकता है, क्योंकि जब तक सोसाइटी खत्म नहीं होती तब तक के सारे अफेयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर किसने करने हैं? लिक्विडेटर ने करने हैं। Next, provided that unless that individual has been given a reasonable opportunity to respond to the claim, सबसे पहले सर उसको एक reasonable opportunity भी देनी है कि आप अपने claim को respond करें। Present their side to be heard और provide the evidence, तो वो ये क्या करेगा कि evidence को भी provide करेगा। Next है जी, provided further that all the debts due to government shall have priority. So सबसे पहले किसकी priority होगी? Government के dues की priority over all the unsecured debts, that is debts that are not backed by the mortgage, charge or line on the property of the society. So सबसे पहले किसके डेट को आपने क्लियर करना है? गवर्नमेंट के। फिर उसके बाद अगर कोई क्रेडिटर है या सोसाइटी का कोई डेट है तो वो उसकी बाद में बारी आएगी। नेक्स्ट देखें जी, ये बड़ा एक लेंथी सेक्शन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपने डिटेल से देखनी है। देखें जी, कुछ चीज़ें जो सी हैं वो क्या करना है? दिस does not override the provisions of section 137, 138 the Sind Law Revenue Code 1879। तो ये चीज़ें जो सी हैं सिंध लैंड रेवेन्यू कोड के ऊपर अप्लाई नहीं होती। एक दूसरा है एनी अदर प्रिवेलिंग लॉ रिलेटेड टू द लैंड रेवेन्यू इन दैट एरिया, तो वो उस एरिया के अंदर इसके अलावा अगर कोई लॉ प्रिवेल कर रहा है तो सबसे पहले तो देखा जाएगा गवर्नमेंट का, और अदरवाइज ये दो प्रोविजंस को देखा जाएगा। नेक्स्ट है जी सेक्शन 58, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू असेस डैमेज अगेंस्ट डिलिंक्वेंट प्रमोटर। डिलिंक्वेंट प्रमोटर से क्या मुराद है? अगर वाइंडिंग अप प्रोसीजर्स के दौरान कोई भी मेंबर है मैनेजिंग कमेटी का, कोई ऑफिसर है, कोई इस तरह का काम करता है जो कि सूटेबल नहीं है, तो उसमें रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? एक डैमेज असेस कर सकता है इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप। देखें how this section gives the registrar the authority to take action against individuals involved in mismanagement of the affairs, misuse of the cooperative society resources during the winding up। तो वाइंडिंग अप प्रोसीजर के दौरान अगर कोई भी पर्सन गलत बयानी करता है, इस तरह के काम करता है, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? डैमेज को असेस कर सकता है। देखें, रजिस्ट्रार कैन टेक एक्शन इफ एनी वन ऑफ दीज इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो सा है, सोसाइटी का इंडिविजुअल है, मैनेजिंग कमेटी का इंडिविजुअल है, मिस अप्लाइड और रिटेन एनी मनी और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द सोसाइटी, अगर वो कोई भी अमाउंट को रिटेन कर लेते हैं, मिस अप्लाई करते हैं, गलत बयानी करते हैं, बिकेम लायबल और अकाउंटेबल फॉर द मिस मैनेजमेंट, अगर वो लायबल बन गए हैं। नेक्स्ट है जी, वर गिल्टी ऑफ मिसफियंस रॉन्गफुल कंडक्ट बाय पब्लिक ऑफिशियल, अगर कोई भी पर्सन कोई रॉन्गफुल कंडक्ट करता है, कोई थ्रेटनिंग पोजीशन इख्तियार करता है, और ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट इन रिलेशन टू द सोसाइटीज अफेयर, और अगर सोसाइटी के अफेयर्स के अंदर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है कि एक पेनल्टी को फिक्स कर सकता है। नेक्स्ट है जी, रजिस्ट्रार कैन ऑर्डर द इंडिविजुअल टू रीपे और रिस्टोर द मिस अप्लाइड और रिटेन मनी, जो कि उसने मिस अप्लाई किया, रजिस्ट्रार ये कह सकता है कि आप सर उसको क्या करें? रिस्टोर करें। कंट्रीब्यूट अ सम टू द एसेट्स ऑफ द सोसाइटी और द फाइनेंसिंग बैंक, और ये कह सकता है कि कुछ कंट्रीब्यूट करें टू द फाइनेंसिंग बैंक एज कंपनसेशन फॉर द रॉन्गफुल डूइंग, मिस एप्लीकेशन, ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट आपने ये देखना है, रजिस्ट्रार कैन ऑर्डर द इंडिविजुअल टू रीपे और रिस्टोर द मिसअप्लाइड रिटेन मनी और प्रॉपर्टी विद इंटरेस्ट और रिटर्न एट अ रेट डीम्ड जस्ट बाय द रजिस्ट्रार। सो जिस रेट के ऊपर पे करना है वो रजिस्ट्रार जो डीम फिट करेगा, जस्ट और फेयर करेगा, उस रेट के ऊपर आपने क्या करना है? पे करना है। कंट्रीब्यूट और सम टू द एसेट्स ऑफ सोसाइटी, वही पहले हम जो पढ़ चुके हैं, फॉर रॉन्गफुल मिस एप्लीकेशन। सो ये पॉइंट ऑलमोस्ट क्लियर है। नेक्स्ट है जी,
अगर किसी भी पर्सन ने कोई इस तरह का काम किया है तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रार की अदालत में जाएगा ना, उस मामले को हल करेंगे, और उसके बाद दिस एक्शन कैन बी टेकन रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इंडिविजुअल मे आल्सो फेस क्रिमिनल चार्जेस फॉर देयर एक्शन। तो क्रिमिनल चार्जेस जो उनसे हैं वो भी उसके ऊपर रहेंगे, अटैच रहेंगे। नेक्स्ट है जी, बार टू सूट इन वाइंडिंग अप एंड रेजोल्यूशन मैटर। देखें, no civil court has authority to hear or take action on matters related to the winding up or dissolution of the society unless explicitly allowed by this act। So किसी भी कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो वाइंडिंग अप प्रोसीजर के दौरान किसी भी मैटर की कॉग्निजेंस ले सके, लेकिन क्या है, अगर एक्ट के अंदर अलाउ है और एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द रजिस्ट्रार, और अगर रजिस्ट्रार ये कह दे कि यस ये मैटर को आप कोर्ट के अंदर ले जाएं, तो वो मैटर कोर्ट में भी लेके जाया जा सकता है। वंस अ वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज बीन मेड फॉर अ सोसाइटी, जब एक वाइंडिंग अप का ऑर्डर कर दिया है कि सोसाइटी को खत्म कर दें, नो लीगल एक्शन सच एज लॉ सूट्स कैन बी टेकन अगेंस्ट अ सोसाइटी। ये जो पहले बात कर चुके हैं, एनी सच लीगल एक्शन कैन ओनली प्रोसीड विद द परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार। तो किसकी परमिशन से होगा? रजिस्ट्रार की परमिशन से। एंड द रजिस्ट्रार मे इम्पोज कंडीशन हाउ द मैटर विल बी प्रोसीडेड, और रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, कोई ना कोई कंडीशन भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस एसेट्स। सरप्लस से क्या मुराद है कि सारे के सारे प्रोसीजर करने के बाद जो रिजर्व फंड था उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने के बाद, और जो डिफरेंट जगहों पे बताया गया है कि किस तरह लोगों की चीज़ों को एड्रेस करना है, तो सारी के सारे जो सरप्लस हो जाएंगे उनको कैसे करेंगे? आफ्टर ऑल द लाइबिलिटीज वंस द सोसाइटी हैज़ बीन कैंसल्ड, जब कैंसिल हो चुकी है, एंड ऑल इट्स लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग पेड अप शेयर कैपिटल आर क्लियर्ड, सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एनी सरप्लस एसेट्स विल नॉट बी डिवाइडेड अमंग द मेंबर। तो सरप्लस एसेट्स को क्या करेंगे? मेंबर्स के अंदर डिवाइड नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है आपका। नेक्स्ट है, इसको डिवोट किन पर्पसेस के अंदर आप करेंगे? द सरप्लस एसेट्स विल बी यूज फॉर द पर्पसेस डिस्क्राइब्ड इन द सोसाइटीज बाय लॉज। तो जो सोसाइटी के अंदर बाय लॉज बने हुए हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग सरप्लस एसेट्स को आप क्या करेंगे? यूज करेंगे। इफ नो सच पर्पस इज आउटलाइन, द सरप्लस विल बी डिवोटेड टू अ पब्लिक यूटिलिटी पर्पस डिसाइडेड बाय द जनरल मीटिंग ऑफ द सोसाइटी एंड अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार। सो अगर कोई भी एक पर्पस बताया नहीं गया, बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी, बाय लॉज से मुराद वो लॉज होते हैं जो कि सोसाइटी खुद फॉर्म करती है अपने रेगुलेशंस, अपने मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए, तो फिर क्या करेंगे? एक जनरल मीटिंग होगी और उसमें जो डिसीजन लिया जाएगा उसकी अप्रूवल कौन देगा? रजिस्ट्रार अप्रूवल दे देगा। देखें जी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी ऑफ लोकल और कम्युनल इंटरेस्ट। तो पब्लिक यूटिलिटी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लोकल और कम्युनल इंटरेस्ट के ऊपर भी वो चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। टू अ चैरिटेबल पर्पस एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1890। तो चैरिटेबल पर्पस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, प्रोविंशियल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट और मे बी प्लेस्ड ऑन डिपॉजिट विद द प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक। तो प्रोविंशियल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट के पास भी जा सकता है, प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के पास भी जा सकता है, अनटिल सच टाइम एज अ न्यू सोसाइटी विद सिमिलर कंडीशन इज रजिस्टर्ड, जब तक कि एक न्यू सोसाइटी ना बन जाए विद सिमिलर कंडीशंस के तौर पे जिसके ऊपर पहली सोसाइटी बनी हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है सरप्लस एसेट्स ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी। ऊपर है एक जनरल सोसाइटी को अगर आपने खत्म कर रहे हैं, वाइंडिंग अप कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो सरप्लस एसेट्स होंगे वो कैसे यूज होंगे? अब है हाउसिंग सोसाइटी की। वेयर द सोसाइटी डायरेक्टेड टू बी वाउंड अप इज अ हाउसिंग सोसाइटी, इट्स एसेट्स बोथ मूवेबल और इमूवेबल शेल फॉर द पर्पज ऑफ द वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी जॉइंटली वेस्ट। किस तरह करेंगे? एक 3 पर्सन्स की एक कमेटी बन जाएगी। वो कौन से पर्सन्स की कमेटी होगी? देखें, व्हेन अ हाउसिंग सोसाइटी इज बीइंग वाउंड अप और dissolved, its assets both movable or immovable are transferred to the control of the 3 joint liquidator। 3 ज्वाइंट लिक्विडेटर्स अपॉइंट होंगे जिनके पास वो सारे के सारे अफेयर्स चले जाएंगे। 1 लिक्विडेटेड नॉमिनेटेड बाय द रजिस्ट्रार, पहला तो रजिस्ट्रार करेगा। 1 लिक्विडेटर नॉमिनेटेड बाय द हाउसिंग सोसाइटी, और जिसको अपॉइंट किया जाएगा थ्रू जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग होगी जिसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे। एंड 1 लिक्विडेटेड नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले ये याद रखेंगे, हाउसिंग सोसाइटी है उसको वाइंड अप करना है तो 3 ज्वाइंट लिक्विडेटर्स होंगे। कौन कौन अपॉइंट करेगा ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है जी, जो ज्वाइंट लिक्विडेटर्स हैं उन्होंने क्या करना है? पावर्स ऑफ द ज्वाइंट लिक्विडेटर, दीज लिक्विडेटर हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ लिक्विडेटर अंडर दिस एक्ट। सो जो लिक्विडेटर की सारी पावर्स हैं अंडर सेक्शन 50 हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वो सारी की सारी पावर्स किसके पास होंगी? इन 3 ज्वाइंट लिक्विडेटर्स के पास होंगी। दीज लिक्विडेटर्स शैल हैव द पावर्स ऑफ अ लिक्विडेटर अंडर दिस एक्ट, दे कैन टेक एक्शन सच एज
कंटिन्यू द सोसाइटी ऑपरेशन विद रजिस्टर्ड रजिस्ट्रार्स अप्रूवल, तो वो सोसाइटी के ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, नंबर 1। नंबर 2, रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी विद द मेंबर्स इनपुट एंड रजिस्ट्रार्स अप्रूवल, तो सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं विद द मेंबर्स इनपुट, जो सारे के सारे मेंबर्स हैं उनकी इनपुट लेकर और रजिस्ट्रार की अप्रूवल के बाद। सेल द सोसाइटीज एसेट्स सच एज प्रेमिसेस टू मैक्सिमाइज द वैल्यू फॉर ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व, तो क्या कर सकते हैं, उनके एसेट्स को सेल भी कर सकते हैं। आई थिंक सो आज का लेक्चर इतना ही है, ये बड़ा लेंथी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्बिट्रेशन से स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे साथ जुड़े रहें, बन रहें। इंशाल्लाह आपकी सारी की सारी क्यूरीज को एड्रेस किया जाएगा। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के जो क्यूरीज हैं उनको एड्रेस कर सकूँ। थैंक यू जी।